तो मॉनेटरी पॉलिसी के बारे में एक न्यूज़ आई है, मॉनेटरी पॉलिसी के बारे में, मतलब कि वो कॉमेटिक स्ट्रेंथ जो है उसके बारे में तो पूरी रिवाइज कर लेंगे एक बार। फिर एनआईए के बारे में आई है, इसराइल की एम्बेसी के बाहर ब्लास्ट होता है, एनआईए को कुछ इन्वेस्टिगेशन सौंप दी गई, उसके बारे में आई है। फिर इंटरनेट ये शट डाउन चल रहा है अभी, इंटरनेट को ओपन किया गया जम्मू कश्मीर में, फिर देखा आपने दिल्ली में हरियाणा में इंटरनेट शट डाउन किया गया था। तो कौन से एक्ट के अंदर, पूरी स्टोरी देखेंगे कौन से एक्ट के अंदर होता है, ठीक है ना। फिर अगेंस्ट क्या है उसके, क्यों किया जाता है, ये भी हम देखेंगे हम उसमें। फिर 5G 4G में अंतर क्या है कि 5G रोल करने वाला उसमें डिफरेंस क्या है। फिर सीरो सर्वे, फिर ये स्टारडस्ट वन क्या है, फिर सीबीआई के बारे में आइए, सीबीआई पूरा पढ़ेंगे। तो हम आ जाते हैं अपने हिंदू के न्यूज़पेपर पर। फ्रंट पेपर पे यही है कि मुनव्वर जो फारूकी थे, स्क्रीन शेयर नहीं हुआ है। ओके ओके ओके, जस्ट वेट अ मिनट। अब हो गया स्क्रीन शेयर? हाँ। ठीक है, तो पहली न्यूज़ जो है इसमें रिलेटेड टू है, जो एड इंट्रिज्म बिल दी गई है ये मुनव्वर फारूकी, तो उन पर इल्ज़ाम लगाया गया था कि उन्होंने कुछ रिलीजन के अगेंस्ट में कुछ उन्होंने बोला है। तो उन्हें इंट्रिज्म बिल मतलब कि कुछ टाइम की टेम्परेरी बिल दी गई है, कुछ दिन के लिए, और सुप्रीम कोर्ट डिसाइड करेगा कि परमानेंट बिल देना है नहीं देना वो। फिर जम्मू कश्मीर में 4G दोबारा से वहाँ पे इंटरनेट चालू कर दिया गया। तो हम 4G और 5G के बारे में पढ़ेंगे, और फिर इंटरनेट बंद किस बेस पे किया जाता है वो पढ़ेंगे। एक न्यूज़ और आई है कि गवर्नमेंट जो फाइनल ईयर में, मतलब जिनके पास फाइनल टाइम, मतलब लास्ट अटैम्प्ट था ना, उन्होंने अटैम्प्ट दिया है, तो उन्हें एक मौका और दिया जाएगा, मतलब कि क्योंकि पेंडेमिक टाइम पे, तो उन्हें एक मौका और दिया जाएगा। तो इस पर गवर्नमेंट ने बोल दिया रेडी टू यूपीएससी में अदर चांस, जो लास्ट अटैम्प्ट वाले थे। तो हम आ जाते हैं अपना इंटरनेट वाले कर्विंग पे, इंटरनेट वाले कर्विंग पे आ जाते हैं, सॉरी। हाँ, फर्स्ट ऑफ ऑल इंटरनेट क्या होता है, इंटरनेट शट डाउन कैसे किया जाता है। एक तो होम मिनिस्ट्री जो स्टेट की होती है, होम मिनिस्ट्री स्टेट में जो सेंट्रल में हो या फिर आपकी स्टेट में हो, वो उस पर बैन लगाती है। किस एक्ट के अंडर लगाती है? टेम्परेरी सस्पेंशन ऑफ टेलीकॉम सर्विसेज, पब्लिक इमरजेंसी एंड पब्लिक सेफ्टी एक्ट है 2000, रूल है 2017, उसके अंदर लगाती है। उसमें कौन, जो सेक्रेटरी ऑफ यूनियन होता है या सेक्रेटरी ऑफ स्टेट होता है, वो ऑर्डर इशू कर देते हैं कि बैन कर देना चाहिए टेम्परेरी टाइम के लिए। एक ये वाला है। फिर एक सेक्शन 144 है ऑफ कोड सिविल क्रिमिनल प्रोसीजर वाला, जो सेक्शन एक धारा 144 बोलते हैं ना, वो सीपी वाला, मतलब कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1970, उसके अंडर में बैन किया जाता है। जैसे जहाँ पे धारा 144 लगती है तो डीएम के अकॉर्डिंग वो बैन कर देता है इंटरनेट सर्विसेज। एक इंडियन टेलीग्राफ एक्ट है 1885, सेंट्रल स्टेट स्टॉप ट्रांसमिशन ऑफ मैसेजिंग ड्यूरिंग पब्लिक इमरजेंसी, इंटरेस्ट ऑफ पब्लिक सेफ्टी और इंटरेस्ट ऑफ सॉवरेनिटी इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया एंड सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट। इसके अंडर भी यूपीएससी आपसे पूछ सकता है, ओनली वी हैव ए वन एक्ट, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट, अंडर विच वी कैन बैन द इंटरनेट, पर ऐसा नहीं है, ये भी एक्ट है, इनके अंदर भी किया जाता है। और लास्ट में आता है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट, जिसमें आपको वो ऐप भी जो बैन किए गए थे, मिनिस्ट्री ऑफ आईबी ने, इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्ट ने, इसी के अंडर किए थे। ऐप को जो बैन किया था कि ये सॉवरेनिटी के हमारे अगेंस्ट है, कोई आर्टिकल को ब्लॉक करना वो भी कर सकते हैं, इंटरनेट भी बैन कर सकते हैं इस वाले के अंदर। तो ये 4 एक्ट हो गए एक तरीके से, 4 एक्ट के अंदर हम इन सब चीज़ों को ब्लॉक कर सकते हैं। अब दूसरा आता है कि मतलब कि क्यों किया जाता है, ब्लॉक क्यों किया जाता है, जस्ट वेट अ मिनट। तो इसमें क्यों किया जाता है, व्हेन, वाई का आंसर है एक तो मतलब कि जो फेक न्यूज़ कटील कर रही है सोसाइटी में आ रही है उसको रोकने के लिए, और प्रिवेंटिव रिस्पांस के लिए, मतलब कि कुछ मतलब राइट्स होने वाले हैं उससे पहले ही आप उसे प्रिवेंट करने के लिए वो आप ब्लॉक कर सकते हैं। कोई ग्रुप ऑर्गेनाइजेशन को राइट्स कराने वाला है तो ब्लॉक कर सकते हैं, और नेशनल इंटरेस्ट के लिए। अब कुछ चीज़ इसके अगेंस्ट बोला जाता है, आप तो एक कर्बिंग कर रहे हो, फ्री स्पीच को कर्व कर रहे हो, मतलब आप फ्री स्पीच को, जो फ्री स्पीच बोलता है आर्टिकल 19(1)(a) के अंदर है, उसको आप कर्टेल कर रहे हो, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म को कम कर रहे हो। और फिर एक सीरिया सिंगल जजमेंट हुआ था, उसमें क्या कहता है, इंटरनेट एज द एसेंशियल, मतलब सीरिया सिंगल जजमेंट आप याद रखना इंटरनेट के लिए था वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। उसमें कहा गया था इंटरनेट एज ए एसेंशियल मीडियम टू फर्दर आवर कॉन्स्टिट्यूशनल राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, एक जरूरी पार्ट है इंटरनेट, ऐसा उसमें बोला गया था। फिर एक शक्ल पेपर जजमेंट था, उसमें भी ऐसा ही बोला गया था, तो आपको याद रखना है आंसर राइटिंग में लिखने के लिए, या फिर ऑप्शन में आ जाए उस चीज़ के लिए। इकोनॉमिक लॉसेस होते हैं
क्योंकि रुपीज़ का लॉस्ट होगा, इंटरनेट कम यूज़ करेंगे तो रुपीज़ का लॉस्ट होगा। जो गिग इकोनॉमी होती है, आपके फ्रीलांस वर्कर होते हैं जैसे आपके, कि उबर ओला, ये उबर हो गया, ओला हो गया, फिर ये जोमेटो, ये सब अब इंटरनेट वर्क नहीं करेगा तो आप ऑर्डर कैसे करोगे, इनके लिए एक हार्मफुल होता है। फिर सोशल कॉस्ट भी होती है, मतलब इसकी, जैसे मोबाइल इंटरनेट पर मोबाइल बैंकिंग यूज़ करते हो, हेल्थ की सर्विस अवेल करते हो, एजुकेशन लेते हो, तो सोशली भी लॉस है, इकोनॉमिकली भी लॉस है, कॉन्स्टिट्यूशनल भी हम इसे कर्टेल कर रहे हैं। तो तीन तरह इसके अगेंस्ट में है। क्यों करते हैं, तो चेक फेक न्यूज़, प्रिवेंट रिस्पॉन्स, नेशनल इंटरेस्ट के लिए। देखो पूरा एक तरह से पूरा एक आंसर हो गया। किसका आंसर हो गया? अगर आप इसे और खोल के लिखते, ओपनली लिखते, तो आप ये 2 पेज में आराम से लिख सकते हो, तो 10 नंबर का ये आंसर हो गया। इंटरनेट के बारे में आएगा तो लिखने के लिए तो पूरी चीज़ मैंने एक्ट बता दी है, क्यों किया जाता है, अगेंस्ट क्या क्या चीज़ें हैं इसके, ये सब चीज़ें। फिर आता है 4G और 5G में अंतर क्या है। पहले तो ब्रीफ हिस्ट्री जानते हैं। 2G स्टार्ट हुआ था 1919 में, 1919 में स्टार्ट हुआ था। डिजिटल रेडियो सिग्नल पे यूज़ करते थे हम डाटा को और वॉइस ट्रांसमिशन को करने के लिए, जो अपनी एक तरह से फ्रिक्वेंसी भेजता था 64 KB पर सेकंड के हिसाब से 2G आपके पास आता था। उसके बाद 3G लॉन्च हुआ 2000 में, 10 साल बाद। उसमें 1 MB से 2 MB पर सेकंड के बीच में स्पीड हुआ करती थी। 4G 2019 में, 9 साल बाद, उसमें 100 MB से 1 GB तक की स्पीड आती थी। अब 4G 5G में अंतर क्या है? एक तो इनहेंस कर रहा है नेटवर्क कवरेज को एज़ कम्पेयर टू 4G। सही बात है कि जितना 4G की मतलब नेटवर्क कवरेज, उससे ज़्यादा ही कवरेज होगी 5G की, क्योंकि बैंडविड्थ ज़्यादा होगी उसकी। फिर डाटा बैंडविड्थ 5G इज अबव 1 GB, मतलब कि ये जैसे 100 MB से काम कर रहा था ना, ये तो अबव 1 GB पर सेकेंड से काम करेगा 5G। तो इससे क्या फ़ायदा होगा? अगर स्पीड बढ़िया होगी तो आप अच्छे अच्छे मतलब चीज़ों को अवेल कर सकते हैं। ऑनलाइन क्लासेस को आपको बीच में नेटवर्क प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब हेल्थ के ऊपर भी मतलब ऑनलाइन सजेशन कंसल्टेंट करने लगे हैं डॉक्टरों से, तो हेल्थ के ऊपर भी आएगी। फिर और सारी चीज़ें डेवलप हो जाएंगी, आप जल्दी चीज़ों, तो इन सबको आप बेनिफिट मिल सकता है 5G आने से। फिर जो लेटेंसी होती है ना 5G में, वो स्मॉलर है कंपेयर टू 4G। लेटेंसी क्या होती है? आपने यहाँ से डाटा भेजा और यहाँ चला गया, तो उसमें बीच में कुछ टाइम लगता है या 20 सेकेंड, 1 मिनट, 2 मिनट। तो 5G में कम होगी, स्मॉलर होगी देन 4G, वो तो ऑब्वियसली बात है। तो ज़्यादा स्पीड से करेगा तो जल्दी पहुँच जाएगा डाटा आपका, तो लेटेंसी कम होगी। कंजम्पशन ऑफ बैटरी, जो अभी बैटरी होती है ना, पी जाता है फ़ोन एकदम, तो कंजम्पशन ऑफ बैटरी 5G में कम होगी एज़ कम्पेयर टू 4G के हिसाब से। और 5G ऑपरेटर हाई फ्रिक्वेंसी अलाउ करेगा फास्ट डाटा से देन 4G से, हाई फ्रिक्वेंसी। तो आप ये याद रखना, ये कुछ डिफरेंस है, क्योंकि आजकल देखा है ना क्वेश्चन 3-4 से ट्रेंड क्या आ रहा है कि आपको क्वेश्चन वो टेक्नोलॉजी पे बहुत पूछ रहा है। अभी लास्ट ईयर ही क्वेश्चन उसने पूछा था कि मतलब कि वो आपकी जो वेरेबल टेक्नोलॉजी है उसको कैसे यूज़ कर सकते हैं। वेरेबल वॉच वॉच पहनते हैं ना, वेरेबल टेक्नोलॉजी, तो उन चीज़ों से बहुत, वो टेक्नोलॉजी से बहुत क्वेश्चन पूछता है, नॉर्मली जो चीज़ें होती हैं उन चीज़ से। तो 5G 4G का आपको पता थोड़ा होना चाहिए। ठीक है, तो ये वाली सारा डिफरेंस आ गया। फिर आप बेनिफिट भी लिख सकते हैं, स्पीड बढ़ रही है तो आपको क्या फ़ायदा हो सकता है। और ठीक है, फिर इंटरनेट कवरेज भी बढ़ रहा है, क्या फ़ायदा हो सकता है, गांव गांव तक एजुकेशन पहुंच सकती है, ऑनलाइन एजुकेशन पहुंच सकती है, हेल्थ सिस्टम पहुंच सकता है गांव गांव तक। गवर्नमेंट कोई ऐप बना सकती है कि मतलब गवर्नमेंट, जैसे आप व्यापम ऐप, मतलब व्यापम घोटाला होता है, व्यापम में एक ऐप भी बनाया, मतलब मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने। वो चेक करती है कि वो स्टूडेंट, मतलब कि टीचर स्कूल पहुंच गया, उसमें GIS टेक्नोलॉजी होती है, फोटो खींच के भेजना होता है, कि वो आप ऐसे नहीं खींच सकते, फोटो आप खींचेंगे तो आप ऑटोमेटिक आपकी लोकेशन चली जाती है, आप कॉलेज में है क्या नहीं है। जैसे हमारे गवर्नमेंट ऑफिसर बोलते हैं फील्ड वर्क में, चाहे घर पे सो रहे हैं, तो उस टेक्नोलॉजी का यूज़ कर सकते हैं, कवरेज बढ़ जाएगी इसकी, 5G से स्पीड बढ़ जाएगी, तो गवर्नमेंट भी यूज़ कर सकती है। तो ये सारे सिस्टम है, मतलब कि यूज़ कर सकते हैं। फिर आ जाते हैं अपने हिंदू के ऊपर आ जाते हैं। तो मैंने आपको एक ओवरऑल एक चीज़ 4G 5G के बारे में, बैनिंग के बारे में, कौन से प्रोसीजर से बैन होता है, वो सब मैंने आपको बता दिया है। ये सारा कंप्लीट हो चुका है। फिर ये जामतारा जो है ना, फिशिंग कैपिटल है। फिशिंग कैपिटल मैंने आपको कल ही पढ़ाया था कि मतलब क्या होता है। आपके पास एक लिंक आएगा और वो एक ऐसा लिंक होगा जो मतलब कि जानी मानी कोई नेटवर्किंग कंपनी होगी, इसे फेसबुक बता के भेज देंगे लिंक, पेटीएम बता के भेज देंगे। आप उस लिंक पे करेंगे, फिर वो आपको पासवर्ड और सिक्योरिटी यूज़र नेम मांगेगा, आप डाल देंगे तो ऑटोमेटिकली जो फेक वो होगा पूरा लिंक, उनके पास आपका पासवर्ड आईडी पहुंच जाएगा। फिर वो उसका यूटिलाइज करके आपको कुछ भी कर सकते हैं। आप तो ई सिम डेवलप करने की वो आ गई है। अगर आपको ई सिम डेवलप करना है ना, सिम भी ना हो आपके पास, जैसे मेरे पास एप्पल वॉच है, उसमें ई सिम डेवलप करना है, तो सिम नहीं पड़ता, ई सिम से ही वो ऑपरेट होने स्टार्ट हो जाती है। तो वो आपको उसमें आईडी आपकी रजिस्टर्ड है, उसका यूटिलाइज करके ई सिम डेवलप कर सकते हैं वो। उससे क्या होगा, उनके पास आपको ई सिम डेवलप कर लिया, आपको पता ही नहीं लगेगा। सारे मेल, उनके पास कॉल और मैसेज आपके जाने स्टार्ट हो जाएंगे, आपके पास भी आते रहेंगे। तो वो सिस्टम है, तो फिशिंग बोलते हैं उसे।
PHISS। तो जामतारा में क्या किया गया है कि अभी पब्लिक लाइब्रेरी ओपन की गई, मूवमेंट स्टार्ट किया गया है। क्योंकि देखो ये सब चीज़ें कब होती हैं, जब आपका लिटरेसी लेवल कम होता है। जहाँ पे जामतारा आपका कहाँ पे है, झारखंड में है। तो जहाँ पे मतलब क्या होता है, लिटरेसी लेवल कम होता है, अनएम्प्लॉयमेंट रेशियो ज़्यादा होता है, तो वहाँ पे इलीगल काम स्टार्ट होते हैं। जिनके पास लैक ऑफ नॉलेज होती है, मतलब ये सब चीज़ें, वहाँ पे इलीगल काम स्टार्ट होते हैं। मोस्टली ऐसा प्रोबेबली बताया गया है। क्योंकि एजुकेशन इज जस्ट अ बेसिक ऑफ फाउंडेशन स्टोन होता है एक तरीके से। इफ़ यू आर कुछ अच्छे एजुकेटेड हो तो आपको कोई ना कोई काम मिल ही जाएगा सोसाइटी में। तो उन सबको कर्टेल करने के लिए, एक तरह से रोकने के लिए, तो फिशिंग वहाँ पे क्या स्टार्ट किया गया है, पब्लिक लाइब्रेरी मूवमेंट स्टार्ट किया गया है। ठीक है, वो हिस्ट्री भी दी गई है, कुछ पास्ट में भी किया गया है। जैसे आपके पंडित ईश्वर चंद विद्यासागर, इन्होंने भी वहाँ पे कम्युनिटी लाइब्रेरी मूवमेंट स्टार्ट किया था, कुछ हिस्ट्री से भी लिंक है इनके। तो ये सब चीज़ें आप याद रखना कि ऐसे हम रोक सकते हैं, ऐसे लिखने के लिए आया तो आगे चलते हैं। फिर यही सबको यहाँ पे सबको तार वार लगा दिए, बॉर्डर बना दिया है पूरा, कि जो किसान जैसे यहाँ पे बैठे हैं उनको चारों तरफ से पूरा सील कर दिया गया है, बॉर्डर बना दिया उनका। तो मतलब एक तरह से ये गलत चीज़ है एक तरफ से। आपसे बात तो हो नहीं रही, फिर आप इस चीज़ों में आगे जा रहे हैं। फिर आई है पहली न्यूज़, आई है वो सीरो सर्वे के ऊपर, जो कल मैंने आपको पढ़ाई थी ना फ्रंट पेपर पे। सीरो सर्वे हुआ, 270 मिलियन पीपल और इन्फेक्टेड है। फिर कैसे अब जो थर्ड सीरो सर्वे होगा उसमें डॉक्टर, नर्स और पैरामेडिकल स्टाफ भी लिए जाएंगे, जो नियर अबाउट 25% है। उनको भी सीरो सर्वे उनका भी किया जाएगा। ठीक है ना। तो यही सब होता है कि हार्ड कम्युनिटी चेक करने के लिए, इम्यूनिटी चेक करने के, सॉरी, हार्ड इम्यूनिटी डेवलप हुई है नहीं हुई है, स्पीड अप करने के लिए कैसे स्पीड अप करें। तो यही सब है इसमें। फिर लास्ट में ये बताया गया है कि ICMR है, गवर्नमेंट हेल्थ फैसिलिटी है, कोऑर्डिनेट करके एक साथ मिलकर वर्क करनी चाहिए। ये तो आप कहीं भी लिख सकते हो कि ICMR हो गया, स्टेट गवर्नमेंट हो गया, फिर आपका सेंट्रल गवर्नमेंट हो गया, स्टेट गवर्नमेंट हो गया, लोकल बॉडीज़ हो गई है। किसी पेंडेमिक को इन्होंने हैंडल करने के लिए एक साथ काम करना चाहिए। वो तो हुआ भी है। वो कैसे हुआ, ICMR ने गाइडलाइन निकाली ऐसे करना चाहिए, फिर सेंट्रल निकालती है गाइडलाइन, फिर स्टेट निकालती थी, फिर आपका डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट गाइडलाइंस निकालते थे। तो एक सबको सबको एक तरह से साथ में मिलकर काम करना चाहिए, ये इसमें बाद में बताया गया। अब सीरो सर्वे क्या होता है मैं आपको थोड़ी सी और बता दूं, मैंने वैसे कल भी बताया था आपको। सीरो सर्वे एक टेस्ट होता है ब्लड सीरम का, और ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल का, मतलब कुछ ग्रुप को उठा लिया जाता है उसमें से कुछ इंडिविजुअल का, एंड दे कैन यूज टू मॉनिटरिंग ट्रेंड, कि ट्रेंड क्या चल रहा है, कितने आदमी इन्फेक्टेड होकर ठीक हो चुके हैं, कितने आदमी को हो गया है, हार्ट इम्यूनिटी डेवलप हुई है नहीं हुई है। इसे सीरो सर्वे बोलते हैं। एक स्टारडस्ट 1.0 स्टार्ट हुआ, एक लॉन्चिंग व्हीकल है, यूएस ने स्टार्ट किया है। ये फर्स्ट कॉमर्शियल स्पेस लॉन्च है, जो पावर बाय द बायोफ्यूल। तो ऐसा आप लिख सकते हो, ये बस इतना याद रखना कि स्टारडस्ट रिलेटेड टू द मिसाइल बोल देगा आपको, कुछ भी बोल देगा रिसेंटली न्यूज़। ये एक स्पेस लॉन्चिंग है जो पावर होता है बायोफ्यूल से। तो ये सब चीज़ें हैं कि स्टारडस्ट हो गया, सीओ सर्वे हो गया, फिर मैं आपको 5G 4G में अंतर बता चुका हूँ, कुछ हिस्ट्री बता चुका हूँ कैसे स्टार्ट हुआ। 10-10 साल का ऑलमोस्ट गैप है 2G से 3G में, 3G से 4G में ऑलमोस्ट। फिर आपको मैं सारी बता चुका कौन कौन से एक्ट से हम कर्टेल कर सकते हैं। अब हम आ जाते हैं अपने हिंदू पे। इतने आर्टिकल आज मेन से पॉइंट्स ऑफ व्यू रिलेटिव नहीं है ना, प्री से रिलेटेड आए हैं, कोई भी जो अपने एडिटोरियल है। फिर मैंने आपको कल ही बताया था, ये कि नो ईस्टर्न कॉरिडोर टर्मिनल है, जो आपका कहा था श्रीलंका में था, वो जापान और इंडिया जिसे डेवलप करने वाले थे, वो जापान ने मतलब उनसे वापस ले लिया है वो प्रोजेक्ट। ठीक है ना। तो कहीं कहीं क्या बताया गया है, एक तरह से जॉइंट आपका वेंचर था, इंडिया और जापान के इन्वेस्ट करने वाले थे ईस्ट कॉरिडोर टर्मिनल में, आपका जो कहाँ पे है, जो आपका श्रीलंका में था। उन्होंने क्या बताया कि जो उनकी पोर्ट यूनियन है ना, उसने प्रपोज किया है कि फॉरेन पार्टिसिपेंट्स हमें थ्रेट कर सकता है वर्क टू रूल को। जैसे कोई फॉरेन कंपनी किसी कंपनी में वर्क के लिए काम करती है, तो उनकी जो वर्क होता है ना अपने हिसाब से कंपनी करती है, तो उसमें मतलब क्या कर सकता है, उनके मतलब कि रेगुलेट कर सकता है उनके वर्क को, उनके मतलब कि अड़ंगा अड़ा सकता है, बोलते हैं ना किसी बात में। तो उन्होंने ऐसा सजेशन दिया है। पर कहीं ना कहीं क्या लग रहा है कि चाइना का रोल इसमें आ रहा है कहीं ना कहीं। क्यों आ रहा है, क्योंकि एक तो जो श्रीलंका है ना, वो डेट ट्रैप में है। डेट ट्रैप क्या होता है, चाइना की कॉमन पॉलिसी है, पैसा दो इस कंट्री को, बहुत पैसा दो, इतना पैसा दो कि मतलब बाद में कर्जा ना उतार पाए, फिर इससे अपनी मनमानी पॉलिसी को फॉलो कराओ, कि हमें हम्बन टोटा पोर्ट दे दो रिलीज पे। जैसे अभी पाकिस्तान को पैसा दे रहा है चाइना, भरपूर पैसा देगा, फिर जब उसे उतारा नहीं जाएगा, डेट ट्रैप में आ जाएगा, तो फिर उससे उल्टे सीधे मतलब एग्रीमेंट साइन कराएगा। जैसे मैंने आपको जो बर्लिन आइलैंड बताया था, तो उल्टे सीधे एग्रीमेंट साइन कराएगा, ये पोर्ट हमें दे दो, ये चीज़ें। तो डेट ट्रैप में आ चुका है
श्रीलंका, तो कहीं ना कहीं उसकी भी इन्फ्लुएंस दिख रहा है कि चाइनीज़ इन्फ्लुएंस है इसमें करेंसी से। फिर हमने क्या क्या किया है, एक तो करेंसी से एग्रीमेंट किया है उनके साथ, फिर न्यू क्रेडिट लाइन, फिर कोविड में असिस्टेंट और वैक्सीन प्रोवाइड कराई है चाइना को। तो ये थोड़ा हमारा बता दिया इन्होंने, हमने चाइना के साथ अभी रिसेंटली टाइम में क्या क्या किया। फिर ये काउंटर टू चाइना जो उनकी बिल्ड रोड इनिशिएटिव है, उसे काउंटर करने के लिए हमने कुछ प्रोजेक्ट लिए थे, ये सब वापस ले लिए। तो सारा कुछ इसमें यही दिखाया गया है, कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है पढ़ने के लिए इसमें, आपको थोड़ा बहुत मेंस के लिए पॉइंट मिल सकते हैं 2-4 लाइन के, और कुछ नहीं। फिर आ जाता है क्रिटिकल जर्नलिज्म एंड क्रिएटिव फ्रीडम। तो इसमें क्या हुआ है, अभी मैंने बताया था ना, मनदीप पुनिया फ्रीलांस वर्कर हैं, मतलब जो फ्रीलांस आपके क्या थे, रिपोर्टर थे, उनको गिरफ्तार कर लिया गया। उनके साथ और भी रिपोर्टर थे, जैसे सिद्दीकी कप्पन थे, वो हसरत में इंडिविजुअली मतलब आपका फ्रीलांस मतलब वो कर रहे थे, मतलब कि फ्रीलांस तरीके से वो क्या नाम जर्नलिज्म कर रहे थे, उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया, तब तक नहीं छोड़ा गया है उन्हें। तो उस पर यही दिखाया कि कर्टेल कर रहा है हमारी। पहले क्या होता, सेडिशन चार्ज लगा के अंदर डाल देते थे, अभी भी डालते हैं, सेडिशन लगा के यूएपीए लगा रहे हैं। तो वही सब इसमें दिखाया कि यंग फ्रीलांस जर्नलिस्ट आर अरेस्टेड इन चार्ज विद लैकिंग एप्रोप्रिएट मीडिया ने ऐसा अनाउंस कर दिया है। क्या अनाउंस किया है कि जो ओनली कौन से जर्नलिस्ट हो सकते हैं जो प्रेस के क्रेडेंशियल ग्रैंड है ना इनके पास, बस वही कर सकते हैं। कोई फ्रीलांस, जैसे मैं आप जर्नलिज्म हूँ, मैंने मास कॉम की पढ़ाई की हुई है, मेरे पास जर्नलिज्म के लेसन्स है, पर मैं किसी मीडिया से नहीं जुड़ा हुआ हूँ, जैसे आज तक से नहीं जुड़ा हूँ, किसी से भी नहीं जुड़ा हुआ हूँ, मैं अपने फ्री तरीके से मैं जर्नलिज्म कर रहा हूँ, तो उस पर रोक लगा दी है रिपोर्टिंग करने के लिए, फार्मर एगिटेशन के लिए। तो एक तरीके से गलत चीज़ है ना, जो सोशल मीडिया के लिए मतलब फेसबुक लाइव चलाते हैं, यूट्यूब लाइव चलाते हैं, उन पे भी रोक लगा दीजिए। न्यूज़पेपर और वेबसाइट को ब्लॉक कर दिया गया है जो वो ऐसे फ्रीलांस कर रहे हैं। तो ये कैसे करटेल है आपका, मतलब आप एक तरह से रोक लगा रहे हैं, मतलब फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन एंड बिलीफ पे। यही सब इसमें बताया गया। राइट टू फ्रीडम है आर्टिकल 19 में, आप उस पर लगा रहे हैं। फंडामेंटल वन में प्लेस दिया गया कि नेगोशिएशन फाइन लाइन बिटवीन फ्रीडम एंड नेसेसिटी में एक फाइन लाइन होनी चाहिए, ऐसा फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट में बोला गया था। फिर 13 इक्वलिटी, मतलब सबको इक्वल चांस मिले, सुप्रीम कोर्ट ने उसे रिटेन कर दिया था, दोबारा से कर दिया था। तो ये सब चीज़ें में हिस्ट्री बताई गई है। फिर एक और आ गया, आफ्टर सिटिजन चार्ट द कमीशन ऑफ पुलिस ऑफ अहमदाबाद, मतलब इसमें स्टोरी बताई गई है, ये किसी काम की नहीं है, आपकी स्टोरी नहीं लिख सकते आप स्टोरी को। तो बस आपको थोड़ा सा मोटी डिटेल लेना है कि जैसे फर्स्ट फंडामेंटल जिक्र कर सकते हो आप, एक फाइन लाइन, नेगोशिएट फाइन लाइन होनी चाहिए फ्रीडम ऑफ नेसेसिटी, फ्रीडम एंड नेसेसिटी के बीच में, ये ले सकते हैं। फ्रीलांस वर्कर को भी होना चाहिए, बिकॉज दे यू हैव अ राइट, फ्रीडम भी एक्सप्रेशन बिलीव भी है, राइट टू लाइफ भी, आप अपने फ्रीडम तरीके से आप इंडिविजुअली, मतलब आपको अपने पास डिग्री है, आपके पास मास कम्युनिकेशन की है, आपके पास जर्नलिज्म का लाइसेंस है, तो आप फ्रीलांस तरीके से कर सकते हैं, किसी मीडिया से जुड़ने की आपको ज़रूरत नहीं है। तो यही सब इसमें बताया गया है। तो स्टेट का एक न्यू वेपन यूज़ कर रहा है रोकने के लिए, ये सब करने के लिए। जैसे कुछ एग्जाम्पल सिद्दीकी कप्पन को दिया गया, उनको यूएपी में अंदर डाल दिया गया। यूएपी तो टेररिस्ट पे लगती है एक तरीके से। अब फिर मैंने आपको पढ़ाया भी है यूएपी किस पे लगती है, इंटीग्रिटी सॉवरेनिटी कोई हार्म पहुंचा रहा है उस पर लगती है। तो ये सब करने के लिए एंगल ऑफ रिलीजन पे डाला गया है। जैसे मुनव्वर फारूकी क्यों थे, उन्होंने कुछ, वो स्टेट एंड कॉमेडियन है, उसने कुछ बोल दिया था, तो उन्हें एंगल ऑफ रिलीजन के लिए अंदर डाल दिया गया। तो अब क्या हो रहा है, एसिमेट्रिक चीज़ें हो गई हैं। अब ये नहीं देखते कि सही है गलत है, बस ये देखते हैं कि किस मायने से, अगर इन्होंने हिंदू के खिलाफ बोला है, मुस्लिम के खिलाफ बोला, उस एंगल से अंदर डाल रहे हैं। फिर आपको फ्रीलांस वर्कर है, उस एंगल से अंदर डाल रहे हैं। तो एक तरीके से इन सब चीज़ों का हमारा मूल हलन हो रहा है हमारे फंडामेंटल राइट का। तो इसमें बताया गया आर्टिकल 32, अनेबल दैट द सिटीजन टू इवोक द राइट जुरिडिक्शन ऑफ हायर जुडिशरी व्हेन द फंडामेंटल राइट आर थ्रेटेड। तो आप ऐसे जा सकते हैं, आर्टिकल 226 है, आप हाई कोर्ट्स में जा सकते हैं। तो ये सब इसमें बताया गया है, और कुछ में नहीं है ये बात। आप इसे मेंस के लिए इतना यूटिलाइजेशन भी नहीं है इसका आर्टिकल का, बस आपको एक दो एग्जाम्पल स्टोरी, जो फ्रीलांस वर्कर है, तो यंग फ्रीलांस जर्नलिस्ट है, उनको हमें नहीं दबाना चाहिए, ऐसे करके आप बता सकते हैं। बिकॉज राइट टू लाइफ, राइट टू आर्टिकल इक्वलिटी, राइट टू फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन ऑफ बिलीव उन्हें अधिकार देता है। वो अपनी जैसे ज़िंदगी जीना चाहते हैं, जैसे फ्रीडम ऑफ स्पीच एक्सप्रेशन करना चाहते हैं, और कैसे इक्वली सब पत्रकार बराबर होंगे, तो सबको बताता है। तो इसमें यही बताया गया है। फिर ये नेक्स्ट आर्टिकल आता है ये प्रीवेलन आपका पेराई वलन वाला केस था, जिसमें क्या हुआ था, वो मैसेगर किया गया था, मतलब राजीव गांधी को मतलब कि एसिनेशन कर दिया गया था। तो उसके जो उसमें जो एक आदमी को पकड़ा हुआ है, मतलब वो 30 साल से जेल में, 19 साल के ऊपर पकड़ा गया था, टाडा के अंदर उसे अंदर डाला गया था, टेररिस्ट डिस्ट्रप्टिव एक्टिविटी एक्ट के अंदर अंदर डाला गया था। वो अभी बेल की मांग कर रहा है। ये इतना इंपॉर्टेंट कुछ भी नहीं है, मैं आपको स्टोरी बता रहा हूँ।
तो वो बेल की मांग कर रहा है। 19 साल की उम्र में उसे जेल में डाला गया था, अब वो 30 साल हो गए हैं जेल में रहते, तो नियर अबाउट 49 की उसकी एज हो चुकी है। अब तक वो BCMC की डिग्री कर चुका है इंदिरा गांधी ओपन यूनिवर्सिटी से, अलॉन्ग विद मतलब कि बहुत से सर्टिफिकेट ले चुका है, जैसे आपका व्हीलर मैकेनिज्म में, मार्जिनल स्किल में, न्यूट्रिशन में अब तक ले चुका है। अब एक बुक भी लिख चुका है, एन अपील फ्रॉम द डेथ थ्रू, वो एक बुक भी लिख चुका है अंदर जेल में। तो यही सब चीज़ें इसमें बताई गई हैं कि मतलब जो भी है कि अब वो हम पढ़ेंगे नहीं, मैंने आपको केस के बारे में बता दिया, पूरी हिस्ट्री बताई गई है कि कन्फेस क्या है, सस्पेक्ट है, वो अभी बेल की मांग कर रहा है कि मुझे 30 साल हो गए हैं जेल में अंदर, मुझे प्लीज़ बेल दी जाए, इस बेसिस पे दी जाए, मैं एक अब मैं थोड़ा ठीक काम कर रहा हूँ, तो अब देखते हैं जो भी होगा। यही इसमें आया है। फिर एक ग्राउंड जीरो रिपोर्ट आती है, फार्मर को कैसे वो सील कर दिया बॉर्डर, मैंने बताया पैक कर दिया, कंक्रीट डाल डाल कैसे वॉल बना दी गई है, फिर वो कीले लगा दी गई हैं पूरी ऊपर ऊपर पे, तारों को लगा दिया गया है, वो जो बॉर्डर पे आपको देखते हैं ये वाले इस वाले इस टाइप के तारों को लगा दिया गया है। तो ये सारी चीज़ें हैं। फिर विराज स्टील ने मतलब कि एक मतलब कि उनकी ट्रेड यूनियन ने मतलब कि बंद का ऐलान किया। ऐसा क्यों हुआ है कि प्राइवेटाइजेशन का है ना पूरा प्लान टू प्राइवेटाइजेशन RINL वाज टू सिंस दैट उन्होंने मतलब कि बंद का ऐलान किया है जो विराज है। तो विराज स्टील प्लांट आपको दिखना है कौन से स्टेट में है, त्रिवंत मतलब आपका ये विशाखापट्टनम में है, आंध्र प्रदेश में। तो आपको ये रखना है। ये आंसर आया था ना लिखने के लिए, विराज स्टील एग्जाम्पल है जो कोल के एरिया से बाहर बना हुआ और पोर्ट के पास बना हुआ है, तो ये इंपोर्ट करता है स्टील को जापान वापान पे। तो ये है। फिर आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट ने जो ई वॉचेस है इन पे बैन लगा दिया है। जो ई वॉचेस ऐप है हाई कोर्ट है बैन क्यों लगाया बैन, वहाँ पे इलेक्शंस है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने क्या करते हैं, ई वॉचेस एक तो मतलब पब्लिक के लिए नोएबल नहीं है, इनकी टेक्नोलॉजी क्या है। फिर ये सिक्योरिटी कंसर्न्स है, मतलब उनकी मतलब साइबर सिक्योरिटी पॉलिसी कंसर्न्स है, ये आपकी प्राइवेसी को सब चुरा लेते हैं, वो इजीली लीक होने की पॉसिबिलिटी है। क्योंकि क्या होता है ना, आपको पता है जैसे आपकी जो आप यूज़ करते हैं वॉचेस यूज़ करते हैं, फिर फ़ोन से वो कनेक्टेड होती है, आपको पता नहीं होता आप फ़ोन में जो एक्टिविटी करते हैं, जैसे आपको माइंडसेट आपका पूरा, आपके पास किसी के फ़ोन का डाटा हो ना तो आपका माइंडसेट पता लगा लेगा, आप माइंडसेट आपका कैसा है। तो वो वॉच किससे कनेक्टेड है, वो आपकी वॉच किससे कनेक्टेड है, मतलब फ़ोन से कनेक्टेड, तो उनमें भी कुछ ना कुछ डाटा आपका आ सकता है। तो इसलिए जब तक इलेक्शन है, स्टेट इलेक्शन कमीशन ई वॉच मोबाइल एप्लीकेशन टिल February 9 व्हेन द फर्स्ट फेज ऑफ इलेक्शन ऑफ ग्राम पंचायत एंड आर शेड्यूल टू बी कंडक्ट, तो उन्होंने बैन लगाया गया। तो आपको याद रखना कि आपको टेक्नोलॉजी के बारे में नहीं पता है जो आप यूज़ कर रहे हैं लोगों को, ठीक है, तो उस चीज़ों के लिए वो आपके एक माइंड सेट ट्रीट कर सकती हैं, फिर आपको पता चोरी भी हो सकता है, वो डाटा बिक भी सकता है। जैसा फेसबुक फंसाया गया है, फेसबुक फंसाए कई बार कि वो डाटा इधर उधर करते हैं इलेक्शन टाइम पे, फिर वो करते हैं। तो वही सब चीज़ इसमें बताया गया है। एक एग्जाम्पल आप दे सकते हैं ई वॉच का। फिर फाइज़र जो ये फाइज़र का है, आपको याद पता होनी चाहिए, कई बार बता चुका हूँ। फिर क्या हुआ है कि जो क्रॉप इंश्योरेंस क्लेम है ना, वो वोपिंग किए गए, रिजेक्ट किए गए, 900% राइज हुए और वो रिजेक्शन में गए, मतलब 900 राइज रिजेक्शन में चले गए। जो किसान, मैं मुझे फार्मर हूँ, मैं क्रॉप इंश्योरेंस लेने गया, वेल करने गया, मेरी क्रॉप डिस्टोर होगी हिल स्टॉर्म से, लैंडस्लाइड से, किसी भी चीज़ से, क्लाउड बस्ट से, नेचुरल फायर से, फिर मैं जाता हूँ अपना क्लेम करने इंश्योरेंस के लिए। तो उन्होंने क्या बताया कि इतने परसेंट, 900% जो रिजेक्शन हुए हैं क्रॉप इंश्योरेंस। तो एक तरह से एक बिग क्वेश्चन मार्क है जो आप फसल बीमा योजना चला रहे हैं। मैंने आपके पढ़ा रखी है गवर्नमेंट स्कीम के फर्स्ट लेक्चर में, जो है गवर्नमेंट स्कीम की प्ले लिस्ट है, उसमें मैंने पूरा पढ़ा रखा है कि रबी क्रॉप के लिए कितना है 1.5 है, खरीफ के कितना है 2% प्रीमियम है, कॉमर्शियल के कितना है 5% प्रीमियम है, कैसे होता है क्रॉप इंश्योरेंस। तो उस स्कीम को वीडियो आप जाके देख लेना, उसमें पढ़ा रखी है। और आज मैं पूरी वो मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर की गवर्नमेंट स्कीम खत्म कर दूँ और शायद एक दो स्कीम दूसरी मिनिस्ट्री की कवर कर दूँ, तो आज मैं कवर कर दूंगा। तो ये सब उसमें बताया गया कि रिजेक्शन हुआ है, एक पॉइंट है, मेंस में लिखने के लिए आएगा तो आप लिख सकते हैं। क्रॉप इंश्योरेंस तो आप दे रहे हो, उसका प्रीमियम तो आप ले रहे हो, पर आप उनकी जो जब वो क्लेम करने आते हैं इंश्योरेंस के लिए, उसके रिजेक्शन भी आप दे रहे हो, नहीं दे रहे हो, तो आप बेनिफिट दे रहे हो प्राइवेट कंपनी को। फिर उसमें बताया गया है कंपनी कितने साल पुरानी होनी चाहिए, सब मैंने उसमें बताया, आप जाके देख लेना। अब क्या कर रहे हैं, एक बिल आने वाला है, एक रेगुलेशन आने वाली है OTT कंटेंट सून के लिए। OTT क्या होता है, ये अमेजोन आप देख रहे हो, नेटफ्लिक्स देख रहे हो, AT बालाजी, दुनिया भर के OTT ये चल रहे हैं। इसमें क्या होता है, प्लेटफॉर्म होते हैं सच एज नेटफ्लिक्स, अमेजोन प्राइम। इसमें क्या होता है, आपको सेक्स ओपन दिखाते हैं, वायलेंस ओपन दिखाते हैं, अब्यूज़ गाली गलौज ओपन दिखाते हैं, तो सब चीज़ वर्गिटी सब ओपन चल रहा है, इसमें कोई इन पर रेगुलेशन नहीं है। तो वही आपके प्रकाश जावड़ेकर जी ने बोला, जो हमारे IT मिनिस्टर हैं, उन्होंने बोला है कि हम इसे फाइनल स्टेज में गाइडलाइंस आने वाली है और हम इसे कर्टेल करेंगे, जो OTT कंटेंट्स हैं इनको रोकने के लिए। अभी इंडिया में 40 OTT प्लेटफॉर्म चल रहे हैं
आधे तो ऐसे हैं आपको पता भी नहीं है, कितने कितनी गंदी गंदी चीज़ें उस पर शो पूरा ओपन चलता है। तो उनको कर्टेल करने के लिए हम क्या ला रहे हैं, एक गाइडलाइंस लाने वाले हैं जल्दी। एलोकेशन ऑफ बिजनेस रूल, मतलब कि नवंबर लास्ट ईयर ब्रिंग द ऑनलाइन प्लेटफॉर्म यूजिंग, मतलब इन सब चीज़ों के लिए। तो ये सब चीज़ें उस चीज़ को रोकेंगी। तो क्या वो आएंगी, गाइडलाइंस आएंगी, उसके बाद हम गाइडलाइंस पढ़ लेंगे क्या करना है उन गाइडलाइंस के अंदर। तो OTT आपको याद रखना, ओवर द टॉप, ये क्या होते हैं, ये एक तरीके से यही होते हैं जो आपके अमेजॉन प्राइम, नेटफ्लिक्स, आपका फिर हॉट स्टार, फिर आपका ALT बालाजी, अब तो इस चैनलों में सोनी पिक्स, ये इन्होंने भी स्टार्ट कर दिए हैं अपने। तो इसमें क्या होता है, एक तो ये सस्ते होते हैं, DTH से सस्ते क्यों होते हैं, आपको जो डिमांड है आप वो देख सकते हो। DTH पे क्या, जो वो दिखाएंगे आप वो देखोगे, ठीक है ना। अब रोज आता है तो रोज ही देखोगे। इसमें क्या है कि ओवर द डिमांड के हिसाब से आप देख सकते हो, सस्ते होते हैं एक तरीके। सस्ते क्यों होते हैं कि डिमांड आपकी क्या है, मतलब आप क्या देखना चाहते हो। अब एक ये मन नहीं है, ये हटा के ये देख लो, ये मन नहीं है, ये देख लो, ये देखना है तो ये देख, चॉइस के हिसाब से वर्क कर रहा है। जो चीज़ चॉइस के हिसाब से वर्क करती है वो सस्ती होती है। और आप दूसरे की चॉइस पे पैसे दे के देख रहे हैं, एक तो दूसरे की चॉइस इतने बजे यही आएगा, और पैसे दे के देख रहे हैं तो वो महंगा होता है एक तरीके से। तो यही सब डिफरेंस होता है सब चीज़ में। फिर ये एरोस्पेस जो मैंने आपको चल रहा है, मैंने आपको बताया था एरोस्पेस बेंगलोर में चल रहा है अपना। तो उसमें जो अपने जो डिफेंस मिनिस्टर साहब हैं उन्होंने बोला है कि हम क्या करेंगे, एरो कंपोनेंट सेक्टर को डबल कर देंगे 2024 तक, बढ़ा के जो भी 30,000 है उसे 2024 तक डबल कर देंगे। और कोई इसमें ऐसी न्यूज़ नहीं है। आगे चलते हैं। सी वी द फूड ऑफ काइंडनेस। चलो, फिर ये सऊदी यमन का भी क्या है, ये बाइडन सर आ गया, ये अच्छे अच्छे काम कर रहे हैं, क्लाइमेटिक को सपोर्ट कर रहे हैं। फिर मैंने बताया कोवैक्स प्रोजेक्ट को ही सपोर्ट कर रहे हैं। फिर ये क्या कर रहे हैं, अपना ईरान के साथ भी जैकब डील को भी, जो जॉइंट एक्शन प्लान है उसको भी मतलब बात करने की बात चल रही है। अब इन्होंने बोला सऊदी यमन के बीच में जो वॉर चलती है उनके, जो सऊदी यहाँ पे यमन है और ऊपर सऊदी, उनके बीच में वॉर चलती रहती है उनके, मतलब तो वो उस वॉर को फिनिश करने की, एंड करने की इन्होंने बात की है कि हम मीडिएट करा के, क्योंकि सऊदी एक तरह से मतलब US को मतलब एक पार्टनरशिप मानता है। तो उनको वो बात करके वो ख़त्म करा देंगे, वो वाली यमन की और सऊदी की वॉर को ख़त्म करा देंगे, ये उन्होंने ऐसा बोला है। अब देखते हैं जैसे ख़त्म कराएंगे, जो भी कराएंगे। तो ये इन्होंने बोला है। तो ये एक तरह से क्या मतलब कि क्या मैसेज जा रहा है सोसाइटी के अंदर, कि ये वर्क कर रहे हैं आपका, मतलब कि पीस के लिए, आगे पीस के लिए वर्क कर रहे हैं, पहल कर रहे हैं। तो इन्होंने आते ही ये काम स्टार्ट कर दिया। फिर वही म्यांमार में जो चल रहा है उसके बाद में देखते हैं क्या निकलता है वहाँ पे। अब जो उनके सपोर्टर थे मतलब डेमोक्रेटिक के, वो भी आगे आने लगे हैं। फिर ब्रिजिंग ने वॉर्न किया US को, वारशिप जो उनकी वारशिप है जो साउथ चाइना सी में खड़ी है, मैंने आपको बताया था, इधर वियतनाम है, इधर साउथ चाइना सी है, फिर इधर ताइवान है ऊपर। तो यहाँ पे साउथ चाइना सी है जो उनके वारशिप जो खड़े हैं US में, तो चाइना ने वॉर्न किया है। तो साउथ चाइना की लोकेशन आपको याद रखनी है। इधर ताइवान है, इधर फिलीपाइंस है, इधर आपका सूरू सी है। कल मैंने मैपिंग में बताया था, फिर मैंने आपको एक होमवर्क भी दिया था, जितनी उसमें लोकेशन आई है आप उसे जाके मार्क कर सकते हो, देख सकते हो उस पर जाकर। इंडोनेशिया ने बैन कर दिया हिजाब इन स्कूल को, तो आप लिख सकते हो उसके मतलब कोई रिलीजन के लिए ऑर्थोडॉक्सी वाले कोई कमेंट आए तो उस पर आप एग्जाम पे लिख सकते हो। इंडोनेशिया एक तरह से मुस्लिम कंट्री है, उन्होंने भी हिजाब को स्कूल में बैन कर दिया। इम्पीचमेंट होने वाला है। फिर पाकिस्तान ने बोला है कि 370 को रिस्टोर करना चाहिए कश्मीर में, वो हमारे ऊपर है, हम देखेंगे क्या करना चाहिए। फिर आता है ग्रोथ सपोर्टिव स्ट्रेंथ, कौन सा ले रहा है, एकोमोडेटिव पॉलिसी स्ट्रेंथ लेगा आपका RBI, जो डबल करेगा ग्रोथ को बढ़ाने के लिए। तो मैं आपको कुछ बता देता हूँ एकोमोडेटिव स्ट्रेंथ क्या होता है, ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, सॉरी। एक होती है मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी। मॉनेटरी पॉलिसी कौन देखता है, मॉनेटरी पॉलिसी आपका देखता है RBI से चेक करता है मॉनेटरी पॉलिसी क्या रखनी है, ठीक है ना। एक फिजिकल पॉलिसी गवर्नमेंट देखती है, फिजिकल में टैक्स वैक्स को कैसे इंक्रीज करके इन्फ्लेशन कंट्रोल करना है आपको, ठीक है। मॉनेटरी पॉलिसी कौन देखता है, ये RBI देखता है। तो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी होती है जो देखती है। अभी क्या रखने की मांगी है, एकोमोडेटिव स्ट्रेंथ। एकोनॉमिक स्ट्रेंथ में क्या करता है, आप ग्रोथ को प्रेफरेंस देंगे, ना कि आप पैसा कितना मार्केट में देना है, बस ग्रोथ देनी है। तो ग्रोथ देने के लिए पैसा भी मार्केट में देना हो, तो आप इन्फ्लेशन को अभी मत चेक करो, क्योंकि अभी ग्रोथ देनी है मार्केट को, ग्रोथ बहुत कम है। तो वो उसको देने के लिए एकोमोडेटिव स्ट्रेंथ बोला जाता है। कि डबल रूल क्या होता है मॉनेटरी पॉलिसी के, कंट्रोल इन्फ्लेशन, राइज द ग्रोथ। तो अभी कंट्रोल इन्फ्लेशन ना ध्यान रखते हो तो हमें राइज द ग्रोथ पे ध्यान देना है, ठीक है ना। फिर ये मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी क्या होती है, सेंट्रल गवर्नमेंट कॉन्स्टिट्यूट की गई थी सेक्शन 45 ZB RBI एक्ट 1934 के अंदर। इसमें 6 मेंबर होते हैं, 3 RBI के होते हैं,
एक तो गवर्नर हो गया, उसके एक्स ऑफिशियो चेयरमैन भी वही होते हैं, डिप्यूटी गवर्नर हो गए, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ सेंट्रल बैंक हो गए, 3 तो ये हो गया आरबीआई के, और 3 गवर्नमेंट नॉमिनेटेड होते हैं। नॉमिनेट कौन करता है? उसकी सर्च एंड सिलेक्टिंग कमेटी होती है, उसमें कैबिनेट सेक्रेटरी होता है विद आरबीआई गवर्नर, एक्स आपका अफेयर सेक्रेटरी होता है, 3 एक्सपर्ट होते हैं। तो मतलब एक तो हो गया सेक्रेटरी, एक आरबीआई, 2 3 इकोनॉमिक अफेयर सेक्रेटरी, 3 और 3 एक्सपर्ट, यानी 6 लोगों की एक कमेटी होती है, सिलेक्टेड सर्च कमेटी बनाती है और वो मेंबर को चुनती है, 3 मेंबर को जो उसमें मॉनेटरी पॉलिसी के अंदर बैठेंगे। अब ये मेंबर 4 साल के लिए बनते हैं और री एलिजिबल, नॉन एलिजिबल है रीअपॉइंटमेंट के, दोबारा बनने के लिए नॉन एलिजिबल है। तो आपको ये याद रखना है। फिर आपको लगता है जो सारे मेंबर है ना, ये अलग है ऊपर वाला, ये मैं आपको अलग पढ़ाऊंगा, मैंने ऐड किया था बाद में। ये सारे मेंबर हैं, उनके पास एक वोट होता है, ठीक है ना, सब मेंबर के पास। जैसे आपको ये अभी आपको क्या करना है, आपको रेपो रेट कम करना है, तो यही डिसीजन लेंगे ना रेपो रेट, तो सब मेंबर वोट देंगे, सब जिसके वोट ज़्यादा हो जाएंगे फिर वही बात मान ली जाएगी। तो इसमें क्या होता है, गवर्नर नॉट एंजॉय द वीटो पावर टू ओवर राइट द अदर पैनल मेंबर बट विल कैन कास्टिंग वोट इन कास्ट ऑफ टाई। जो गवर्नर होता है ना, जो आपने एक्स ऑफिशियो चेयरमैन बताया आरबीआई के, जो गवर्नर होता है वो गवर्नर होता है चेयर, वो क्या करते हैं, अगर वोट टाई हो गए, एक तो वो ओवरराइड नहीं कर सकता अपनी पावर को, जैसे 4 आदमी ने एक चीज़ के लिए वोट डाल दिया तो गवर्नर के पास कोई ओवरराइड नहीं कर सकता उस पावर को, तो वो 4 आदमियों की बात ही मानी जाएगी। अगर 3 3 वोट डले तो टाई हो गया ना, किसकी बात मानी जाए, तो उसमें क्या होगा, गवर्नर अपना मतलब कि कास्टिंग वोट दे सकता है, फिर गवर्नर जिसको वोट दे देगा, 3 3 हो गए, फिर गवर्नर एक तो पहली वोट कर चुका है इसके अंदर फर्स्ट उसमें, फिर बाद में वो क्या कर सकता है, वो जिसे वोट दे देगा अपना, जैसे उसने मान लिया चलो इनकी बात मान लो, इन्हें एक वोट दे दो, तो वही बात मानी जाएगी। फिर मॉनेटरी पॉलिसी कंट्रोल द मतलब किस चीज़ के लिए यूज़ कर सकते हैं, जीडीपी अचीव ग्रोथ को चेक करने के लिए, लोअरिंग द इन्फ्लेशन, इन सब के लिए हम इसे यूज़ करते हैं। अब इसमें कुछ तरह की मतलब इसकी मतलब की पॉलिसी होती है, कैसे आपको पॉलिसी रखनी है। एक तो कमेटी मीट करती है, हर 2 मंथ में मीट करती है डिसाइड करने के लिए मॉनेटरी पॉलिसी क्या रखनी है। एक हॉकिश पॉलिसी होती है, इसमें एक्सेस इन्फ्लेशन हो जाती है, तो इसमें क्या करना होता है, इंटरेस्ट रेट को हाई कर देना होता है कि मार्केट से पैसा निकाल लो, कि इसमें इन्फ्लेशन हाई हो गए थे, हॉकिस पॉलिसी बोलते हैं। एक डॉविस पॉलिसी होती है, इसमें लो इन्फ्लेशन होता है, लो इन्फ्लेशन होता है। सो इन्फ्लेशन को कुछ टाइम के लिए क्या होता है, मार्केट को पैसा दिया जाता है, कुछ टाइम के लिए इंटरेस्ट रेट से कम कर दिया जाता है, तो उसे बोलते हैं डॉविस पॉलिसी। फिर एकोमोडेट पॉलिसी होती है, इसमें लॉन्ग टर्म के लिए इंटरेस्ट रेट को लो किया जाता है क्योंकि ग्रोथ को बढ़ाना है, तो इसे बोलते हैं एकोमोडेट। न्यूट्रल होती है, इसमें दोनों बराबर रखे जाते हैं। तो ये 3 तरह की होती है, हॉकिस, डॉविस और एकोमोडेशन वाली पॉलिसी। तो ये आपका क्या हो गया, ये आपका हो गया आपका पूरा कमेटी के बारे में, ठीक है। फिर मैं आपको बता दूँ, वो एनआईए के ऊपर न्यूज़ की आई है कि इसराइल में जो इसराइल एम्बेसी के बाहर ब्लास्ट हुआ था, तो उसके ऊपर न्यूज़ में लास्ट में पढ़ा दूंगा मैं आपको। फिर गवर्नमेंट सिक्योरिटी को क्या किया, रिटेल इन्वेस्टर टू बी एबल टू बाय गवर्नमेंट सिक्योरिटी। अभी क्या होता है, एक ओपन मार्केट ऑपरेशन होता है, ओपीए, ओपन मार्केट ऑपरेशन होता है। उसमें क्या करते हैं, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया होता है ना, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया क्या करता है उसमें कि जो गवर्नमेंट सिक्योरिटी होती है ना, उसके अंदर सेल एंड परचेज करता है, वो वही काम की सर्टिफिकेट दे दिया, पैसा आपसे ले लिया, तो पैसा इन्फ्लेशन कंट्रोल करने के लिए। तो अभी क्या किया, रिटेल इन्वेस्टर टू एबल टू बाय गवर्नमेंट सिक्योरिटी को आरबीआई ने परमिशन दे दिया, डायरेक्टली वो खरीद सकते हैं। अभी क्या होता है, बैंक को बेचा जाता था, इसमें गवर्नमेंट पॉलिसी, इसमें ओपन मार्केट ऑप्शन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ को उसी चीज़ के लिए यूज़ करते हैं कि इन्फ्लेशन को, हाउ टू कंट्रोल इन्फ्लेशन इन ए मार्केट। तो उसी चीज़ के लिए हम ये यूज़ करते हैं, ओपन मार्केट ऑपरेशन। ये भी एक तरह से आपका मॉनेटरी पॉलिसी का एक तरह से क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव तुम्हारा वो है, क्या नाम, टूल है यूज़ करने के लिए, ओपन मार्केट ऑपरेशन। तो ये इसमें दिखाया गया। फिर एक डिफेंस इंफ्रास्ट्रक्चर फंड बनाने की, फाइनेंस इंस्टीट्यूट बनाने की बात चल रही है, डेवलपमेंट फाइनेंस, आपका फाइनेंस इंस्टीट्यूट बनाने की बात चल रही है, जो प्राइवेट इंफ्रास्ट्रक्चर फंडिंग देगा, मतलब डिफेंस को डेवलपमेंट फाइनेंस इंफ्रास्ट्रक्चर को बनाने की बात चल रही है। उसमें क्या होगा कि जो अपना डेवलपमेंट प्रोजेक्ट है उनके लिए, उनको मतलब कि उनके लिए फ़ंड अवेल रहे, वो टाइम पे उन्हें फ़ंड मिलता रहे। तो फंड उसमें कहाँ से आएगा, एफडीआई से आ सकता है, इन सब चीज़ें तो याद रखना। डेवलपमेंट फाइनेंस फंड इंस्टीट्यूशन बनाने की बात चल रही है, तो ये पैसा राइज करेंगे। और क्या न्यूज़ है, और न्यूज़ खत्म हो गया। फिर मैं आपको थोड़ा बस, इसमें सीबीआई आया था, सीबीआई आया था, और इसमें एक तरह से एनआईए आया था। मैं आपको दिखा दूँ कहाँ पे आया था एनआईए, ये रहा एनआईए, देखो ये रहा एनआईए टू प्रूव द ब्लास्ट नियर इजराइल एम्बेसी। अभी ब्लास्ट हुआ है ना, तो वहाँ पे ब्लास्ट हुआ है, तो एनआईए के पास इन्वेस्टिगेशन जानी चाहिए थी, तो एनआईए उसमें कुछ करेगा। हम एनआईए के बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं।
एक तो एनआईए, आपको पता है 2008 में जो मुंबई अटैक हुए तो उसके बाद एनआईए एक्ट को लेके आया, एनआईए को बनाया गया। ये इन्वेस्टिगेशन करता है, इन्वेस्टिगेशन किससे करता है, जो सॉरी इन्वेस्टिगेशन करता है अफेक्टिंग सोवरेनिटी, सिक्योरिटी और इंटीग्रिटी को हार्म नहीं पहुंचा रहा है इंडिया की, कोई सिक्योरिटी ऑफ स्टेट को हार्म नहीं पहुंचा रहा है इंडिया की। फ्रेंडली जो फॉरेन हमारी स्टेट है उनको, उनके ऊपर कोई बात कर रहा है यहाँ पे आके, मतलब कुछ कर रहा है तो उसको कोई हार्म नहीं पहुंचाना चाहिए। अगेंस्ट एटम और न्यूक्लियर फैसिलिटी को भी ये दिखता है। ठीक है, स्मगलिंग हो रही है आपको काउंटरफाइट मतलब फेक नोट की इंडियन करेंसी की, उसको ये चेक कर सकता है। ठीक है ना। और इसके ऑब्जेक्ट क्या है कि कॉम्बैट करता है टेरर इन इंडिया को, मतलब टेररिज्म को कॉम्बैट करने के लिए। एक्ट एज ए सेंट्रल काउंटर टेररिज्म लॉ इन्फॉर्मेंट एजेंसी है ये। उस एक्ट के अंदर इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, न्यू दिल्ली के अंदर है, और इसकी ब्रांच अदर सिटी में भी है। ठीक है ना। एक प्रोफेशनल इन्वेस्टिगेशन मतलब कि इसमें शेड्यूल ऑफेंसेस है, प्रोफेशनल इन्वेस्टिगेशन शेड्यूल ऑफेंसेस। ये क्या होते हैं, ये कुछ जैसे आपको ये लॉ है, एक टाडा या यूपीए लॉ है, इसके अंदर कुछ आपको ऑफेंसेस दिए गए हैं ये। तो ये क्या हो गया, शेड्यूल ऑफेंसेस हो गया, मतलब कि मेंशन है किसी किसी एक्ट में। देखो नीचे एक्ट आएंगे, जैसे एटॉमिक एनर्जी एक्ट हो गया, अनलॉफुल एक्टिव प्रिवेंटेंट एक्ट हो गया, तो इसमें कुछ ऑफेंसेस मेंशन है, उसको प्रोफेशनली इन्वेस्टिगेट करता है। तो ये हो गया लिस्टेड ऑफेंसेस विच आर इन्वेस्टिगेटेड एंड प्रोसिक्यूट बाय एनआईए। कुछ एक्ट के अंदर, जैसे इन एक्ट के अंदर एग्जाम्पल दिए, इन एक्ट के अंदर कुछ ऑफेंसेस मेंशन है, उसको इन्वेस्टिगेट करेगा ये, तो इन्हें बोलते हैं शेड्यूल ऑफेंसेस। शेड्यूल मतलब पहले से ही मेंशन है। ठीक है ना। फिर ये मैंडेटरी ऑफ एनआईए क्या है, इन्वेस्टिगेशन इसकी इंडिपेंडेंटली होगी। एनआईए स्पेशल कोर्ट में, इसकी स्पेशल कोर्ट होती है, उसमें वो करता है। और प्रोसिक्यूशन अंडर मतलब ये यूपीए के एक्ट को मतलब चेक करता है, फिर एम्पावर करता है इन्वेस्टिगेशन केस विदाउट स्पेशल परमिशन ऑफ द स्टेट। जैसे सीबीआई को परमिशन लेनी पड़ती है ना, अभी पढ़ाऊंगा तो इसमें कोई, इसको कोई परमिशन लेनी नहीं पड़ती, स्टेट भी कहीं भी जाके कर लेता है। फिर 2019 में एक इसमें अमेंडमेंट चेंज किया गया, इसमें ह्यूमन ट्रैफिकिंग, काउंटरफाइट, करेंसी तो था ही पहले से, मतलब नोट्स था, फिर इसमें से करेंसी और बैंक नोट को भी कर दिया गया। मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सेल ऑफ प्रोहिबिट आर्म, जैसे कट्टे वट्टे नहीं होते वो, उनको मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए उनको भी करता है। साइबर टेररिज्म इसमें ऐड कर दिया गया। ऑफेंसिस एक्सप्लोजन सस्पेंड जो सस्टेंस एक्ट है, अपना एक्सप्लोजन कहीं पे हो रहा है, ये हो रहा है, उस एक्ट को भी इसके अंदर डाल दिया गया। जो अभी इन्वेस्टिगेशन कर रहा है, जो बम फटा है, वही ये एक्ट है। ठीक है ना। फिर स्पेशल कोर्ट का क्या होता है कि जज जो उसमें अपॉइंटेड करता है वो सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करती है। रिकमेंडेशन कौन देता है, जो स्टेट में जिसमें आपको स्टेबल करनी है एनआईए स्पेशल कोर्ट, उस स्टेट का चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट। ऑल द पावर ऑफ सेशनल कोर्ट की सारी पावर होती हैं। दूसरे की कोर्ट होती है क्रिमिनल और सेशन। सेशन कोर्ट में क्रिमिनल मैटर देखे जाते हैं, सिविल कोर्ट में लैंड वैंड डिस्प्यूट देखे जाते हैं। तो अंडर द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजिंग एक्ट 1973, क्योंकि सेशन में क्रिमिनल केसेस देखे जाते हैं। एनी क्वेश्चन अराइजिंग जुरिडिक्शन ऑफ द स्पेशल कोर्ट, कि कोई जुरिडिक्शन को उनको बढ़ाना है, कम करना है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट का डिसीजन फाइनल होगा। अगर ट्रांसफर करना है एक स्टेट, एक स्पेशल कोर्ट से एक स्पेशल कोर्ट विद इन द स्टेट के अंदर, तो हाई कोर्ट परमिशन से हो सकता है। अगर इस स्टेट से बाहर ट्रांसफर करना है जज का, स्पेशल कोर्ट का नहीं है, स्पेशल कोर्ट के जज का, तो फिर सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन होगा। स्टेट में भी दे सकता है सुप्रीम कोर्ट डिसीजन विद इन स्टेट के अंदर ही, पर सुप्रीम कोर्ट स्टेट के आउटसाइड भी दे सकता है, ऐसा बोला गया। अब इशू है रिसेंट बिल में क्या है, तो मैटर ऑफ स्टेट लिस्ट को भी आपने अपने ऊपर ले लिया है, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट कंट्रोल कर लिया है। क्रिमिनल लॉ जो है वो पार्ट ऑफ कॉन्करेंट लिस्ट है, तो आपने स्टेट की नहीं सुनी है। नो डाटा प्रोटेक्शन, अभी डाटा प्रोटेक्शन एक्ट आया नहीं है, साइबर टेररिज्म आप कैसे इसमें डाल दिया, कोई उसका एक्ट ही नहीं है, कोई डेफिनेशन ही नहीं है, तो आपने इसको कैसे दे दिया, अपने हिसाब से इसे कर सकते हैं, कुछ भी साइबर टेररिज्म बता सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं। अब हम आ जाते हैं लास्ट पे, जो हमारा लास्ट टॉपिक है सीबीआई। मैं आपको पहले ही पढ़ा चुका हूँ, फिर भी पढ़ा रहा हूँ सीबीआई। एक तो सीबीआई होता है मतलब सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, सेंट्रल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है एक तरीके से। ये फंक्शन क्या करती है, डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल, मतलब पर्सनल के अंदर काम करती है। मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल और पेंशन एंड पब्लिक ग्रीवेंस के अंदर आता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के, जैसे पीएम देखता है। अपना यूपीएससी भी इसी के अंदर आता है थोड़ा, जैसे पीएम अंडर करता है, तो इसके अंदर सीबीआई आता है। हाउ एवर द प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट क्या है, कि ये मतलब क्या है, ये सुप्रीडेंट जो अपना प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट है ना, ये सीवीसी देखता है, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन देखता है, ये सीबीआई नहीं देखता। फिर कुछ हिस्ट्री बताई गई है सीबीआई के बारे में। एक तो वर्ल्ड वार सेकंड के टाइम पे बनी थी, वहाँ पे क्या हो रहा था, वहाँ पे वो मतलब कि आपका धोखाधड़ी, फिर उसके बाद बाइबरी, मतलब रिश्वतखोरी बहुत स्टार्ट हो गई थी, सब ने लेना स्टार्ट कर दिया। उसके लिए स्पेशल पुलिस का इन्वेस्टमेंट किया गया, इस्टेब्लिशमेंट किया गया था 1941 में। मतलब ये फॉर्मली तौर पे, मतलब कि मुंह से बोल दिया, कोई लॉ बना दिया आपने, लॉ करके कर दिया, तो 1941 में फॉर्मली पास किया गया था, मतलब इसे इनफॉर्मली, सॉरी। और 46 में फॉर्मली पूरा एक्ट बना दिया गया था, दिल्ली स्पेशल पुलिस इस्टेब्लिशमेंट एक्ट 1946।
इसी से सीबीआई की जन्म हुआ। फिर 1963 में इसको चेंज करके मतलब सीबीआई बना दिया गया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने। और सीबीआई के पास सुमोटो पावर होती है, ये अपने आप कोई भी केस को ले सकती हैं, पर किस में, यूनियन टेरिटरी के अंदर कोई इन्वेस्टिगेशन करनी हो इन्हें, यूनियन टेरिटरी के अंदर, ठीक है ना। और स्टेट में करनी हो इन्वेस्टिगेशन तो स्टेट गवर्नमेंट का कंसर्न होता है, ऐसे नहीं करते हम। जैसे मर्डर हो गया किसी स्टेट में, उसकी इन्वेस्टिगेशन सीबीआई से करानी है तो रिकमेंडेड करती है आपको योगी गवर्नमेंट से, स्टेट गवर्नमेंट से आपको सीबीआई को पास रेफर कर देना चाहिए इस मैटर को। तो उसमें स्टेट गवर्नमेंट की कंसर्न होती है और स्टेट के अंदर इन्हें कोई इन्वेस्टिगेशन करती है, पर एनआईए के पास स्पेशल पावर है, विदाउट परमिशन ऑफ द स्टेट को इन्वेस्टिगेशन कर सकती है। या फिर सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट ने कोई ऑर्डर बोला हो, इनको ऑर्डर दिया हो कि आप उस स्टेट में जाके इन्वेस्टिगेशन करके लेके आओ, तो वो जब कर सकती है बस। इसके बाद इसमें कुछ चेंजेज हुए थे। पहले डायरेक्टर कैसे इसके अपॉइंट किए जाते थे, इस वाले एक्ट से, ये दिल्ली पुलिस स्पेशल जो एक्ट था इसके एक्ट से किया थे। पर जब लोकपाल आ गया 2014 में तो उसमें कुछ चेंजेस हो गए। तो उसमें क्या हो गया, लोकपाल क्या बोलता है, कमेटी क्या बोलती है, अपॉइंटमेंट ऑफ सीबीआई डायरेक्टर। तो उसमें कुछ चेंजेस कर दिए गए। तो कमेटी में क्या होंगे, एक तो हेडेड बाय द पीएम, एक कमेटी होगी जिसमें पीएम हेड करेंगे उसे। लीडर ऑफ अपोजिशन होगा, एलओपी लिखा है लीडर ऑफ अपोजिशन, या अपोजिशन नहीं है तो सिंगल लार्जेस्ट पार्टी अपोजिशन का जो है वो हो सकता है। फिर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होंगे या फिर सुप्रीम कोर्ट के कोई और जज होंगे। तो ये सब मिलके अपॉइंटेड करेंगे डायरेक्टर को, ठीक है ना। अब डायरेक्टर को नाम इनके पास कहाँ से आएंगे, होम मिनिस्ट्री एक लिस्ट प्रिपेयर करेगी, कुछ आदमियों की 10-5 आदमी की लिस्ट प्रिपेयर करेगी, फिर वो लिस्ट जाएगी आपकी, जाएगी डीओपीटी के पास, डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल ट्रेनिंग के पास, जो पीएम के अंडर में चलती है, मिनिस्ट्री के अंडर में, उनके पास जाएगी। फिर वो लिस्ट में से कुछ सीनियरिटी बेसिस पे नाम चुन के, फिर मतलब कि एक्सपीरियंस बेसिस पे कुछ नाम चुन के इस कमेटी को सौंप देंगे। ये कमेटी फिर उन 3-4 आदमियों में से नाम चूज कर लेगी, इसको बनाना है डायरेक्टर ऑफ सीबीआई। ये पूरे सीबीआई की पावर है, आप याद रखना। हिस्ट्री मैंने बता दी, फिर मैंने कुछ बता दिया कहाँ किस एक्ट से बनी है, फिर मैंने बता दिया कहाँ से इसका नाम चेंज हुआ, सुमोटो पावर कहाँ पे है, स्टेट की परमिशन चाहिए, हाई कोर्ट वाई कोर्ट ने कुछ बोल दिया तो वो कर सकती है, फिर डायरेक्टर कैसे अपॉइंट किया जाता है। तो ये आपका हमारा हिंदू सेशन यहाँ पे आज खत्म हो जाता है।